जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम सहयोगी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्लास 12 फिजिक्स महत्वपूर्ण नियम, जो भी जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखना बहुत जरूरी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि हर बार ये आता है। अब आगे जाएगा तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है, अगर नहीं देखे रहेंगे तो इसको देखना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो नियम है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपके पास आ जाता है पहला नियम, ठीक है। पहला नियम क्या होता है? कूलाम का नियम। देखिए पहला नियम आपको समझाता हूँ कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। ऐसे प्रश्न आएगा आपके सामने, तो आप कैसे उसको लिखेंगे ये भी बताऊंगा, ठीक है। सारे नियमों को बताऊंगा पारा पारी, ठीक है। तो अंत तक बनेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन अच्छा वीडियो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नियम क्या है। कूलाम का नियम वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए, ठीक है। तो इसको कैसे आप लिखेंगे आएगा तो देखिए, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, इससे आपको एक फिगर खींच लेना है, ठीक है। खींचने के बाद लिखेंगे Q1 और Q2, ठीक। अब बीच की दूरी R है तो लिखेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल जो F होता है, मैंने वैद्युत बल, वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के दूरी जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे कि माना Q1 Q2 के कूलाम के दो आवेश R मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, इनके बीच आरोपित वैद्युत बल F हो, ठीक है। तब देखिए इतना लिखने के बाद क्या करेंगे आप, इनके बीच की आरोपित वैद्युत बल F हो, ठीक। तो पहला कंडीशन क्या बताया था मैंने कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे। और जो दूरी होता है, ठीक ना, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इसको व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे हम। तो इस समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा में R², यहाँ से इतना, ठीक है। अब इतना के बाद आने के बाद आपको इसको हटाना है, ठीक है ना, बराबर लगाना है, ठीक है। तो बराबर करने के बाद क्या करेंगे आप, इसको इतना लिखना पड़ेगा, इसको बराबर की जगह, ठीक है, कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा और फिर बराबर लगा देंगे, ठीक है। देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R², इसको एप्सिलॉन नॉट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया का मान क्या हो जाएगा, 9×10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ से लिख दीजिए ताकि एग्जाम लोग अच्छा प्रभाव पड़ते हैं सब लिखने पर, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला नियम कूलाम का नियम, ठीक है। आएगा तो ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है, आराम से। तो चलिए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। तो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए किरचॉफ का नियम आता है कि वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियम का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उसका उल्लेख कीजिए, ये आता है, ठीक है। आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है ना। देखिए प्रथम इसमें 2 नियम है। तो प्रथम नियम देखेंगे पहला हम कि संधि अथवा धारा का नियम भी इसको कहते हैं। पहला नियम क्या हो जाएगा, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समग्र धाराओं का बीजगणितीय युग जो होता है 0 होता है, यानी सिग्मा i बराबर 0 हो जाएगा। अब चित्र कैसे बनाएंगे, तो चित्र बनाने लगे, देखिए चित्र ऐसे समझ लेंगे आप, ठीक है ना, चित्र समझ लीजिए। अब इसमें देखिए जो धारा नीचे जा रही है अंदर की तरफ उसको प्लस में लिखते हैं, और जो धारा ऊपर आती है उसको माइनस में लिखते हैं, इसको ख्याल रखिए, ठीक है। तब जो चित्र में देखेंगे अब I1 I2 I3 ऐसे नाम दे दीजिएगा। 5 अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो भी धारा जा रही है अंदर की तरफ उसको गिनिए, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, दोनों क्या अंदर की जब जा रही है तो इसको प्लस में लिख देंगे। अब 3 4 5 जो है धारा आई वो क्या है माइनस में हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे। अब इसको उठा करके इधर करेंगे माइनस में तो प्लस में हो जाएगा सभी धारा। और ये जो साइड में है ये तो है, तो इसे लिख देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही आपको लिख देना है चित्र बना करके। तो ये पहला नियम हो जाएगा। अब चलते देखते दूसरा नियम क्या होता है। देखिए दूसरा नियम क्या होता है, क्या होता है कि द्वितीय नियम, इसको वोल्टता अथवा पार्श्व नियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अनुसार क्या होता है, किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे वैद्युत भाग बल E यानी E बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब जो कहने का मतलब ये है कि जो परिपथ में बंद परिपथ में जो धारा होती है, धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध माने R, ठीक। ये यहाँ पर देखिए धारा और संगत प्रतिरोध R, ठीक, का जो गुणनफल होता है इंटू में कर देंगे, का बीजगणितीय योग जो होता है वो किसके बराबर होता है, वैद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, माने E, ठीक है। इतना समझ लीजिए। तो आप चित्र देख लीजिए, यहाँ से चित्र देख लेंगे, ठीक है। इस चित्र बनाना है आपको अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए इसको बना देंगे और यहाँ पर R1 R2 R3 यहाँ पर प्रतिरोध लगा देंगे, यहाँ पर E1 E2
हो जाएगा। यहाँ पर 2 लूप लगा दीजिए, इसको लूप 1 और ये लूप 2 हो जाएगा। इसको बंद पास करते हैं। तो देखिए धारा जो इधर बढ़ रही है आई इधर चला आएगा यहाँ से। अब देखिए एक बात समझिए, अगर माइनस से प्लस की ओर धारा जा रही है तो हमेशा प्लस में रहेगी, अगर प्लस से माइनस में जा रही है तो हमेशा वो माइनस में रहती है। देखिए यहाँ पर माइनस से प्लस की ओर जा रही है तो प्लस में गिना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर लेंगे आप बंद पास वन में यहाँ जो पास वन है इसको लेंगे आप, ठीक है। तो देखिए यहाँ से R1 I1, तो जो ये R1 है और ये I1 है इसको ले लेंगे प्लस में, क्या कि इधर जा रहा है। अब देखिए I2 और R2, अब I2 R2 कहाँ है, तो R2 इधर है और I2 इधर है, क्योंकि ये देखिए प्लस है ये और ये माइनस है, प्लस से माइनस क्यों जा रही है, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस में ले लेंगे, तो इसको माइनस ले लेंगे। फिर जैसे E1 है और ये E2 है तो E1 माइनस E2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए पास 2 में आ जाइए, इस तरफ पास 2 में आने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ ये धारा इधर आ रही है तो ये भी इधर आ रही है, तो दोनों को जोड़ देंगे हम, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे इसमें, तो I2 R2 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि दोनों यहाँ पर R2 है यहाँ पे I2 है, तो दोनों को गुणा कर देंगे, प्लस लिख देंगे फिर, और जो ये है यहाँ लिख देंगे और फिर यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो R है तो R यहाँ पर R3 लिख दीजिए, ठीक है ना, बराबर E2 हो जाएगा। ये जो E2 ये वाला है तो यही आपको लिख देना इतना। तो देख लीजिए ये भी नियम बहुत ही आसान है, ठीक है ना, बस आपको ध्यान देना है, लिख दीजिए और चित्र बना के काम खत्म करिए इसको। चलिए देखते हैं अगला नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, अक्सर एग्जाम में टप कर जाता है कभी भी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र किसे दिखाते हैं B से, का रेखीय समाकलन जो होगा पथ द्वारा घिरे नेट धारा का म्यू गुना होता है, मतलब धारा का म्यू गुना होता है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन DL, मैंने रेखीय समाकलन हो जाएगा इसका, वो क्या होता है बराबर करके धारा का नेट धारा का, ये I क्या नेट धारा म्यू गुना होता है, तो म्यू गुना होता है, लिख दीजिए आराम से, ऐसा समीकरण बना कर छोड़ दीजिए। यही आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। आ जाएगा 1 नंबर, चाहे 2 नंबर ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए अगला नियम देखते हैं। देखिए अगला नियम आपको बायो सावर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए, ऐसे आपको आएगा लिख करके, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, अक्सर हर बार पूछता रहता है ये। बायो सावर्ट का नियम लिखिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, आएगा तो इसके अनुसार क्या लिखेंगे आप, पहले चित्र ये बना लेंगे, चित्र ऐसे करके बना देंगे, ठीक है। दूरी है, ठीक है ना, R, ठीक, और DL क्या है, अल्पांश ये लंबाई है DL यहाँ पर, और थीटा देख रहे हैं यहाँ थीटा है। लिखें क्या कि किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र DB उत्पन्न हो जाता है, मैंने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक अल्पांश DL मैंने लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चालक के DL अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र DB हो तो बायो सावर्ट के नियम से, ठीक, इतना आपको लिखना पड़ेगा कि जो DB होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण के मानेंगे। फिर लिखेंगे DB जो चुंबकीय क्षेत्र DL अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र DB जो होता है साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर DB जो होता है 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है। 4 समीकरण ऐसे बना लेंगे करके, बस इस पर आप ध्यान देना। 4 समीकरण पहले से बना लीजिए, उसके बाद देखिए 4 समीकरण बनाने के बाद अब लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 से DB जो होगा चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/2 नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I DL साइन थीटा बटा में r² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतना हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल हटाना है तो बराबर लगाना है आपको, तो बराबर की जगह कांस्टेंट कुछ लिखा जाता है तो क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे कि म्यू बटा में 4 पाई लिख देंगे, ठीक है। I DL साइन थीटा बटा में r², मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर DB म्यू बटा 4 पाई I DL वेक्टर इंटू ये क्रॉस होता है, क्रॉस DL क्रॉस वेक्टर R हो जाएगा बटा में R3, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे जहाँ म्यू बटा 4 पाई नियतांक है जिसका मान होता है 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो इतना आपको लिख देना है। इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी बायो सावर्ट का नियम पूछे तो इसको चित्र बना देना है, चित्र बना करके अच्छे से इसको दिखा देना, जैसे बताएं उसको आपको लिख देना है, ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना है।
तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि और लोगों को हेल्प हो सके। तो ऐसे ही चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर वहाँ देख लीजिए, अगर जो भी डाउट है तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। Peace.